ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने चैप्टर नंबर 3 NISM लेक्चर नंबर 4 लेकर आ गया हूं एंड आई विल बी डिस्कसिंग विद अ न्यू लॉजिक और अ न्यू लर्निंग ऑब्जेक्टिव। बड़ा छोटा सा चैप्टर है चैप्टर 3। मुझे लगता है इस लेक्चर में मैं पूरा लेक्चर ही कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बेटे 4 लेक्चर्स में अगर एक चैप्टर हो जाता तो इजी नहीं है, छोटा नहीं है, फ्री के नंबर नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा सा हल्का सा एफर्ट करना है। क्या करना है सर? कमर सीधी करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठना है, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है, बेड में बिल्कुल लेट के पढ़ना ही नहीं है। मैंने कहा ना, आप माने कि ये आपने 1 लाख रुपए दिए भूपेश आनंद को फॉर म्यूचुअल फंड क्लासेस। ये जो पूरा कोर्स में 12 चैप्टर का आपको दे रहा हूं, आप मानिए आपने पैसे दे के खरीदा है। चलिए जल्दी से बुक निकालिए, अपना रजिस्टर खोलिए। मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर का नाम दोबारा से लिख रहा हूं, लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड एंड इन इंडिया में लेक्चर नंबर 4। लेक्चर 4 में आई विल बी डिस्कसिंग विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 4 एंड विच इज नेम्ड एज व्हाट आर द रोल एंड सपोर्ट फंक्शंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर आई हैव शोन यू कि SBI म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट सबसे हाईएस्ट है, जिसके आप जीरो जीरोस भी लगा नहीं पाए, लैक्स करोड़। बेटे 1 करोड़ में 7 जीरो आते हैं, 1 लाख में 5 आते हैं, 7 और 5 12 तो यही हो गए। अब करते रहो। तो क्या लगता है, जैसे जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ेगी वैसे वैसे क्या हमारे को सपोर्ट प्रोवाइडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी यार। बैंक्स की जरूरत पड़ेगी, क्रेडिट एजेंसीज की पड़ेगी, ऑडिटर्स की पड़ेगी, फंड मैनेजर्स की पड़ेगी, फंड अकाउंटेंट्स की पड़ेगी, क्लियरिंग हाउसेस की पड़ेगी, डिपॉजिटरीज की पड़ेगी, डिपॉजिटरी पार्ट। ऐसे नहीं बन जाती पिक्चर आपको लगता है 3 घंटे की, उसके पीछे कितने पीरियड, 1 साल 2 साल लग जाते हैं कितनी कितनी मूवीज में। आपको जो रिटर्न मिलेगा 12%, 15%, 20% जो आप म्यूचुअल फंड लेंगे, बेटे ह्यूज शो हुआ उसके पीछे। तो आज टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद व्हाट आर द रोल्स और व्हाट आर द सपोर्ट पीपल हु आर बिहाइंड दैट सीन, यू नो। तो लेट्स हैव अ जर्नी, रोल एंड सपोर्ट फंक्शंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। लिखना है, लिख ले, बस एक ही स्लाइड लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखना। सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन है बेटे? फंड अकाउंटेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मेन पीपल। आई विल बी टेलिंग यू स्टोरी। मैं क्या करूंगा, एक कहानी बताऊंगा, आपने उस ध्यान से उस कहानी को सुनना है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों नहीं मरे बेटे। कहानी आगे चली और उन्होंने आगे अपनी मैरिज की, फिर बच्चे हुए, फिर महल। पूरी कहानी सुनेंगे ना तो आपको फिर लॉजिकली समझ आ जाएगा सपोर्ट एक्टिविटीज क्या। तो ऊपर लिखिए जी फंड अकाउंटेंट, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। अब हम ये चेक करेंगे दैट वेदर दीज पीपल, दीज सर्विस प्रोवाइडर्स शुड बी रजिस्टर्ड विद, कौन अपॉइंट करेगा, क्या इनकी परमिशन हमें बड़े पापा सेबी से लेनी पड़ेगी या नहीं, ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे या AMC अपॉइंट करेगा, ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा। अच्छा, ऑडिटर कितने तरह के होंगे? आई विल बी टेलिंग यू देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स। तो थर्ड लिखिए ऑडिटर। डिस्ट्रीब्यूटर, जो आप और मैं बनने वाले, मैं तो बन चुका हूं, आप बनने वाले डिस्ट्रीब्यूटर, है ना। ऑल दीज आर सर्विस प्रोवाइडर्स। आप भी तो सर्विस प्रोवाइड ही करेंगे ना उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की। एंड देन कलेक्शन बैंक्स, पेमेंट एग्रीगेटर्स, पेमेंट गेटवेज। आप देखते हैं इंस्टा मोजो, रेजर पे, पेयू मनी, तो दीज आर द पेमेंट एग्रीगेटर्स। पेमेंट कौन लेकर आएगा? जब आप जनरली एट द टाइम यू बाय बुक माई शो की टिकट्स बाय करते हैं, अमेजोन से टिकट्स बाय, अमेजोन से सामान लेते हैं, तो अमेजोन को थोड़ी पेमेंट करते हैं, उसने एक पेमेंट गेटवे बनाया हुआ है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड वाले ने एक पेमेंट गेटवे बनाया, आप डायरेक्टली पेमेंट वहां करेंगे, वो पेमेंट गेटवे म्यूचुअल फंड के उस बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। तो दीज आर द सर्विस प्रोवाइडर्स। आज का ये जो लेक्चर है इन्हीं सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आपने सारे सर्विस प्रोवाइडर्स के नाम लिखे होंगे, आप अच्छे बच्चे होंगे, बाकी तो आप आगे मर्जी है भाई साहब आपकी। फंड अकाउंटेंट, मैं पहला सर्विस प्रोवाइडर के बारे में कहानी शुरू कर रहा हूं। अब ये जो कहानी बताऊंगा पूरे सर्विस प्रोवाइडर में हेल्प करेगी आपको, पूरे के पूरे सर्विस प्रोवाइडर में हेल्प करने वाली है। एक गाना छोटा सा अगर आप सुनना चाहें तो मैंने बड़ा प्यारा सा एक गाना आपके लिए रखा है। आप देखिए बेटे, मैं क्या क्या आपके लिए इकट्ठा करके लाता हूं कि आपको समझ आए लॉजिक। देखो कितना ना, अब इसका क्या 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 मीनिंग क्या कहेगा? आने वाला पल, आने वाले दिन में आपने पेपर देना है। आने वाला पल, जो 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, महीने के बाद आपने NISM का पेपर देना है, उस पल के लिए अभी आने वाला वो भी चला जाएगा।
टाइम फ्लाइज लाइक एनीथिंग, टाइम इज रनिंग। आए हो तो कुछ करके दिखाओ बेटे, ऐसे नहीं मरना, ऐसे नहीं बेटे। देखो गरीब पैदा होना आपके हाथ में नहीं था, लेकिन गरीब होके मर जाना आपके हाथ में। अगर आपने गरीब होके मर गए तो मैं क्या कहता हूं आपके हाथ में। अभी बन सकते हो, जीडीपी इंडिया की बढ़ रही है, कितने अमीर बन सकते हो आपको खुद ही नहीं पता। आओ लिखो, आइए आइए। मैं चाहता हूं कि आप ये दो तीन बातें जो मैंने लिखी है ना, देन आई विल शोइंग यू फ्रॉम द पीपीटी और वर्कबुक से बताऊंगा। फंड अकाउंटेंट की कहानी सुनो बेटे। अकाउंटेंट वैसे जनरली मैं बोलूं ना तो अकाउंटेंट का मतलब होता है द पीपल, द पर्सन हु प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है हम जनरली उसको बोलते हैं कि ये अकाउंटेंट है। लेकिन यहां पर ये फंड अकाउंटेंट का मतलब ये नहीं है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करता है। यहां पर जो फंड अकाउंटेंट है, हम ये कह रहे हैं कि द पर्सन हु जनरली कैलकुलेट्स नेट एसेट वैल्यू। मतलब उसको हर रोज एनएवी कैलकुलेट करनी पड़ती है, बिकॉज हर रोज नए यूनिट होल्डर्स बाय करेंगे, यूनिट्स को सेल करेंगे, एंड दे बाय एंड दे सेल फॉर द एग्जिस्टिंग स्कीम्स एट द रेट ऑफ एनएवी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो दैट नेट एसेट वैल्यू की रोज कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो वो नेट एसेट वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड बाय फंड अकाउंटेंट। सेबी से कोई परमिशन लेने की जरूरत है नहीं, एएमसी डायरेक्टली अपॉइंट कर देगी, क्योंकि ज्यादा ऐसा कुछ नहीं कि कॉम्प्लायंस वाला काम है या कुछ वो वाला काम है। तो इट मींस अ पर्सन हु हैज एवेल्युएशन कैपेबिलिटीज, हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हु इज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, हु इज अ सीएफए, कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू। सो यहां पर मैंने लिखा नॉट टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लिख लें, अभी हम आएंगे वर्कबुक में तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा ना। आप ऐसे सुनेंगे तो आपका खुद ही इंटरेस्ट नहीं जागृत होगा। टू कैलकुलेट एनएवी एवरी डे, वी हैव टू कैलकुलेट द एनएवी एवरी डे। एनएवी का मतलब क्या है? नेट एसेट वैल्यू। टू एंड नो नीड टू रजिस्टर अबाउट फंड अकाउंटेंट विद सेबी। सेबी के पास कोई रजिस्टर करने के, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे तो मैंने वो बुलेट पॉइंट्स लिख दिए जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। कैन बी आउटसोर्स। अच्छा, फंड अकाउंटेंट का वर्क या तो आप घर में रख लीजिए अकाउंटेंट, अब उसको सैलरी देनी पड़ेगी। अगर छोटा अकाउंटेंट है, छोटा म्यूचुअल फंड है, तो यू कैन हायर ऑल्सो। आउटसोर्स में एजेंसीज हैं, उनको वो आपके लिए एनएवी रेगुलर कैलकुलेट करेंगी और डेली आपको बता देंगी। तो यू हैव टू सी द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यू हैव टू सी द मॉनेटरी फैक्टर्स, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन डू इन हाउस और यू कैन आउटसोर्स इट। तो पहली सर्विस प्रोवाइडर फंड अकाउंटेंट के मैंने बुलेट पॉइंट्स बता दिए जो आपके पेपर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आई थिंक मैंने आपको बताया था कि जो बाय और सेल के यूनिट्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स डायरेक्टली बाय करेंगे, सेल करेंगे, रिडीम करेंगे, वो एएमसी थोड़ी कराएगी। एएमसी ने क्या किया, अपने एक रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट कर दिया। तो आप इन्वेस्टर हैं, आप एएमसी के पास नहीं, आप इस रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के पास जाएंगे और अपने यूनिट्स बेचेंगे, खरीदेंगे। तो ये इसका रिकॉर्ड रखेगी, इन्वेस्टर्स का रिकॉर्ड रखेगी। कौन है ये कौन है? रजिस्ट्रार है और ट्रांसफर एजेंट है। इसके लिए आपको सेबी की परमिशन चाहिए। तो देखिए मेन पॉइंट लिख लीजिए जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इट मेंटेन्स इन्वेस्टर रिकॉर्ड, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज इन बिटवीन एएमसी एंड इन्वेस्टर। एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, और एसेट मैनेजमेंट कंपनी रजिस्ट्रार उसको अपॉइंट करते हैं, एंड दे विल एक्सेप्ट द एप्लीकेशंस। भाई जिसने खरीदने, जिसने बेचने, जो नया आ रहा है, जो केवाईसी करा रहा है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर और ये फिर पैसे डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? बैंक अकाउंट्स में कर देंगे। तो मैं कहता हूँ इसमें परमिशन बड़े पापा की चाहिए होती है। लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। सेबी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब सेबी में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी कि अगर आप जो भी अपना रजिस्टर और ट्रांसफर एजेंट बनाना चाहते हो। इंडिया में अभी दो हैं, एक कैम्स है और एक के फिनटेक है। समझदार बच्चे हो गए तो अभी क्लास के बाद ही कैम्स और फिनटेक के फिनटेक में जाओगे, चेक करोगे हाउ मेनी ट्रांसफर एजेंट्स आर देयर, हाउ मेनी रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट्स आर देयर। तो ये 45 म्यूचुअल फंड वालों ने, इनमें ने या तो कैम्स या के फिनटेक या दोनों उन्होंने अपने रजिस्टर और ट्रांसफर एजेंट्स बनाए हुए हैं। कैम्स वाले सारे म्यूचुअल फंड्स के का रिकॉर्ड रखेंगे, जो भी इन्वेस्टर। तो आप यू कैन ईदर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, जो भी उनके होंगे इन दोनों में से कोई होगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ऑडिटिंग, ऑडिटर्स, बेटे सारा काम पैसे का है। अब पता नहीं पैसा आपने मैनिपुलेट तो नहीं कर दिया, एक्सपेंस रेशो ज्यादा तो नहीं कैलकुलेट कर दी, रिजल्ट्स गलत तो नहीं दिखा दिए, नेट प्रॉफिट है या नहीं, सब कुछ वैल्यूएशन ठीक किया नहीं किया। तो देयर हैज टू बी ऑडिटर्स। और ऑडिटर्स दो होते हैं बेटे,
एक ऑडिटर होता है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ऑडिट करता है, और एक ऑडिटर होता है जो म्यूचुअल फंड को ऑडिट करेगा। आई थिंक आई हैव शोन यू इन द आईसीआईसीआई में बाटली बॉयन कंपनी ऑडिटर्स से। ऑडिटर्स कौन होते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मेरे जैसे बेटे, मैं ऑडिटर हूँ, हम ऑडिट भी करते हैं। मैं चाहे मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, मैं क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट। मैंने बड़े सारे अमेरिकन, बड़े सारे यूरोपियन, बड़े सारे कोर्सेज किए हैं। अभी मैं आपके सामने अपने रूबरू खड़ा हूं और एनआईएसएम के लेक्चर्स आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं कहता हूं ऑडिटर्स का मतलब है जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज की ट्रांसपेरेंसी की ऑथेंटिसिटी को डिटरमाइन करे और ये बताए कि हाँ ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, ये जो चीजें बनाई है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया है, ये एनएवी कैलकुलेट किया है, ये जो एक्सपेंस रेशो किया है, या जो भी कुछ चल रहा है सब ठीक ठाक चल रहा है। एंड ऑडिटर्स शुड बी डिफरेंट। अच्छा, जो म्यूचुअल फंड के ऑडिटर्स है ना वो ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे, और जो एएमसी के ऑडिटर्स है ना वो एएमसी के डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। ये पेपर में आता है, लिख लें। 2 टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स, फॉर ऑडिट ऑफ म्यूचुअल फंड एंड फॉर ऑडिट ऑफ एएमसी। 2 तरह के ऑडिटर्स हो गए। ऑडिटर्स ऑफ म्यूचुअल फंड आर अपॉइंटेड बाय ट्रस्टीज एंड ऑडिटर्स ऑफ एएमसी आर अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर्स ऑफ एएमसी। ध्यान रखना है, म्यूचुअल फंड एक्चुअली में कोई एंटिटी थोड़ी है, वो तो ट्रस्ट है, तो ट्रस्टीज अपॉइंट करेंगे। और एएमसी के डायरेक्टर ऑडिटर्स अपॉइंट करेंगे। आई थिंक बात समझ आ चुकी है। मैं इस समय सर्विस प्रोवाइडर्स की बात कर रहा हूं। इट मींस व्हाट आर दोस सर्विस प्रोवाइडर्स, हु आर दोस सर्विस प्रोवाइडर्स व्हिच विल हेल्प एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एएमसी कंपनी, बिकॉज दे हैव टू मैनेज ह्यूज नंबर ऑफ फंड्स। सो वी हैव डिस्कस्ड फंड मैनेजर्स, we have discussed registrar and transfer agents, we have discussed auditors। अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर, जो आप बनने वाले हैं और जो मैं हूं डिस्ट्रीब्यूटर। बेटा सर्विस प्रोवाइडर नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर। आप बताओ किसी म्यूचुअल फंड में अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होंगे तो फिर पब्लिक तक बात कैसे जाएगी, है ना? बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर ही तो है जो इन्वेस्टर को ट्रस्ट डेवलप कराएगा, उसको बताएगा कि लार्ज कैप स्कीम अच्छी क्यों है, इसका रिटर्न लास्ट में कितना है, एनुअलाइज कितना है, ये कितना है। आप इसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले लीजिए, आप इसमें सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ले लीजिए, आप इसमें सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान ले लीजिए। बेटे ये ईएलसी ले लीजिए, ये ईएलएसएस ले लीजिए, इसमें टैक्स का ये कौन बताएगा? डिस्ट्रीब्यूटर बताएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर इज ऑल्सो अ सर्विस प्रोवाइडर। आप लिखें की रोल प्ले करते हैं। बेटे 45 म्यूचुअल फंड्स हैं, आपको दिखाए थे, 50 स्कीम्स हैं, तो 2000 तरह की स्कीम्स हो गई, है ना? अब इनको मैनेज करना, इतनी सारी स्कीम्स हैं, इनको समझाना, इनके फीचर्स, इनकी बातें। अभी मैंने इतनी सारी स्कीम चैप्टर 2 में बताई है, कुछ तो आप भूल भी गए। इक्विटी की 11 थी, डेट की 16 थी, हाइब्रिड की 6 थी, फिर और भी थी, टोटल 40, 45, 50 स्कीम्स थी। सभी के प्लस माइनस है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो सारे फैमिली मेंबर्स एक ही फैमिली के होते हैं, सब एक जैसा खाना थोड़ी खाते हैं। तो सभी इन्वेस्टर्स की अपनी रिक्वायरमेंट है, उनको समझाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद हम आगे आ गए। मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिविजुअल्स भी बन सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी बन सकते हैं। आप अगर रामलाल हैं आप इंडिविजुअल हैं, आप बंटी हैं, आप बबली हैं, आप इंडिविजुअल हैं। आप एज ए इंडिविजुअल भी यू कैन बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर, और इंस्टीट्यूशंस भी बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉक ब्रोकर्स भी बन जाते हैं। ठीक है जी, तो ये आपने कैन बिकम फॉर बाय पासिंग द एग्जाम। तो आई थिंक ये सर्विस प्रोवाइडर की बात समझ आ गई। कलेक्टिंग बैंक्स, आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर और इन वन लेक्चर आई टोल्ड यू कि जितनी भी स्कीम्स होंगी उन सबके बैंक्स अकाउंट्स अलग होने चाहिए। इट मींस आपको बैंकर्स अपॉइंट करने हैं आप, क्योंकि बैंक ही तो आपके बिहाफ में कलेक्ट करेगा, और उन सबकी स्कीम्स अलग के अलग अलग बैंक अकाउंट्स होने चाहिए। तो बैंकर्स ऑल्सो आर द सर्विस प्रोवाइडर्स। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं वेन एवर म्यूचुअल फंड कलेक्ट्स मनी इट इज टू बी कलेक्टेड बाय डेजिग्नेटेड बैंकर। आपको डेजिग्नेटेड बैंकर बताना पड़ेगा, और सभी स्कीम से अलग अलग बैंकर, अलग अलग बैंक अकाउंट्स होंगे। बैंकर एक ही हो सकता है, मतलब एचडीएफसी अकाउंट में ही बैंक में आपने 50 स्कीम्स निकाल दी, तो अलग अलग स्कीम के अलग अलग बैंक अकाउंट होने चाहिए। बैंकर कैन बी वन और डिफरेंट, यू नो। So collection bankers also play a very important role in providing the services. I think you are getting my point. आप समझ रहे हैं। मैं इस समय डिस्कस कर रहा हूँ सर्विस प्रोवाइडर्स, पेमेंट गेटवेज। मैंने आपको बताया था आज लेक्चर में स्टार्टिंग में, रेजर पेमेंट जो आप करते हैं, इंस्टा मोजू से करते हैं, पे यू मनी से करते हैं, ये क्या है? आप हमें जो पेमेंट करते हैं, वैसे आपके लिए तो ये कोर्स फ्री रखा है, अगर आप बाय करेंगे तो हम इसमें पेमेंट आपको लेंगे। पेमेंट हमने रेजर पे का पेमेंट गेटवे लगाया। जैसे आप बुक माई शो में टिकट्स बुक करते हैं, जैसे अमेजोन में आप कोई गुड्स लेते हैं, तो बेटे अमेजोन को थोड़ी पेमेंट करते हैं, वो तो किसी पेमेंट गेटवे वाले को देते हैं ना। तो ऐसे ही बैंकर्स ने, ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स ने पेमेंट गेटवेज बनाई और पेमेंट गेटवेज को लिंक कर दिया अपने कलेक्शन बैंक्स के साथ। बुक माई शो समझ आ गया, अमेजोन समझ आ गया, है ना? जब आप पेमेंट करते हो तो देखते हैं कहाँ जा रहा है वो, यूपीआई के थ्रू जा रहा है, कौन से
लिंक के थ्रू जा रहा है, कौन सा पेमेंट गेटवे है, सो बेटा उसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे, पेमेंट एग्रीगेटर्स, HDFC म्यूचुअल फंड, दिस प्लेसमेंट ऑर्डर। जब आप, मैंने एग्जांपल लिखा कि आप इफ यू वांट टू बाय लार्ज कैप स्कीम फॉर HDFC म्यूचुअल फंड, और आप वेबसाइट पे गए, यू हैव प्लेस द ऑर्डर एंड यू हैव डायरेक्टली वांट टू पे दैट, so that website will directly reboot, redirect you to that payment gateway and you will directly pay there. That is named as, I will say it is named as a service provider. जैसे बुक माई शो है, Amazon है, फ्लिपकार्ट है, ये सभी लोग हैं, इनके लिए हम करते हैं बेटे KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसीज। अब KYC बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पेटीएम में अगर आप देखें तो उसके ऑफिसर को, उसके मेन व्यक्ति को बाहर निकाल दिया क्योंकि उसने बड़े सारे KYCs नहीं की थी। तो KYC का मतलब है नो यूर कस्टमर रजिस्ट्रेशन एजेंसीज। अब इसमें सेबी की रजिस्ट्रेशन आ जाएगी, जहां पे इंपॉर्टेंट चीज होगी वहां सेबी को रजिस्टर कराना पड़ेगा। इट मीन्स आपको बार बार KYC नहीं कराना, 45 म्यूचुअल फंड में 45 बार नहीं कराना, एक बार होगी रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट के पास KYC, आप कौन है, आपका नाम, आपका आधार कार्ड, तो वो रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा? तो बेटे वो लिखा है रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स है, because these are regulated products, because mutual funds are regulated by Mutual Fund Regulations 1996, so it is important to have a key KYC compliance before investing। एक बार कराना है ना, 45 म्यूचुअल फंड्स के लिए एक ही बार कराना, बार बार नहीं कराना है, उसको बोलते हैं कॉमन KYC रजिस्ट्रार्स, जो मैंने अभी बताया कैम्प्स और फिनटेक KYC एजेंसीज विल बी अपॉइंटेड बाय सेबी, बिकॉज जहां पर पेचीदा काम आएगा वहां पर सेबी पिक्चर में आ जाएगी, तो इट विल बी अपॉइंटेड बाय सेबी। अब मैं नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ आ गया हूं, उसका नाम है वैल्यूएशन एजेंसीज। आई थिंक मैंने अभी आपको बताया था कि फंड अकाउंटेंट का मीनिंग का मेन पर्पस अकाउंट्स बनाना नहीं होता, NAV निकालना होता है। अब NAV निकालने के लिए उसको एसेट्स की वैल्यू चाहिए, सो वी शुड नो रेगुलरली अप डाउन हो रहा है, रेगुलरली चेंजेस आ रही हैं, रेगुलरली रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर आ रहा है, रेगुलरली कुछ ना कुछ हो रहा है, रेगुलरली इलेक्शंस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हलचल मची रही है यार, मोदी जी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। इट मीन्स जो आपके एसेट्स हैं उनकी वैल्यूज, उनके शेयर्स, उनके डिबेंचर्स की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है, तो उनकी वैल्यूएशन करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है। इट विल बी डन बाय अ वैल्यूएशन एजेंसी। आप इन हाउस में भी कर सकते हैं, आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज यू शुड नो वैल्यूएशन एजेंसी इज अ सर्विस प्रोवाइडर who will value the assets and who will value the liabilities of that mutual fund, उसको बोलता है सर्विस प्रोवाइडर वैल्यूएशन एजेंसीज, बिकॉज वो NAV कैलकुलेट करने के लिए बड़ी जरूरी होती है। तो लिखिए जी, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, हु वैल्यू सिक्योरिटी ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट एज वी नो। जैसे मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड का प्राइस कम हो जाता है, पुराने बॉन्ड्स का, और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बॉन्ड का प्राइस ऊपर हो जाता है ना। अब कितना ऊपर हो रहा है और कितना नीचे हो रहा है ये कौन निकालेगा? वैल्यूएशन एजेंसीज निकालेंगे, मैं थोड़ी निकालूंगा। सो वैल्यूएशन एजेंसीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फाइंडिंग आउट द एक्यूरेट वैल्यूज ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो माय डियर फ्रेंड, बिकॉज दीज वैल्यूज विल बी हेल्पिंग अस अ फंड अकाउंटेंट इन कैलकुलेटिंग NAV, और NAV हर रोज निकालनी है, क्योंकि हर रोज नए नए इन्वेस्टर्स आएंगे, कोई बेचेगा, कोई खरीदेगा, कोई कुछ करेगा, तो इट हैज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ NAV। फॉर दैट यू शुड नो द वैल्यू एंड दैट विल बी डन बाय द वैल्यूएशन एजेंसीज। आई थिंक आप समझ रहे हैं, वैल्यूएशन एजेंसीज प्रोवाइड वैल्यूएशन इंफॉर्मेशन फंड मैनेजर्स फॉर कैलकुलेटिंग NAV। चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर फंड मैनेजर्स, फंड अकाउंटेंट की मदद करेगा, तो आपको ये करना चाहिए। मैं बेटे लास्ट एक आज सर्विस प्रोवाइडर के पास आ गया, और बड़ा ही ईजी है, इसका नाम है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये आप सबको पता है, आपने क्रेडिट कार्ड लिया हो या आपका सिबिल स्कोर के बारे में आपको पता हो, तो एक इंडिविजुअल की क्रेडिबिलिटी को निकालने के लिए हम सिबिल स्कोर देखते हैं। ऐसे ही एक म्यूचुअल फंड के लिए या एक कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए वी जनरली कैलकुलेट वी कैलकुलेट अ क्रेडिट रेटिंग, कि भाई वो क्रेडिट रेटिंग क्या है उसकी, टाटा मोटर्स की, इन्फोसिस की, क्या उनको अगर हम पैसे दे दें, म्यूचुअल फंड वाले बोरो कर ले, मतलब उनको लेंड कर दें और ये कंपनीज बोरो कर लें, तो इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या पैसे वापस दे देंगे? अब इसका मतलब कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो इन कंपनीज को रेट करेंगी कि भाई ये AAA है, ये BB है, ये BBB है, ये AA है, ये सिंगल A है। इसका मतलब वो उस कंपनी को क्रेडिट रेट करेंगी और बताएंगी कि हाँ इसमें डर नहीं है, इसमें कम डर है, इसमें ये है, इसमें ऐसे है। तो म्यूचुअल फंड पीपल बिफोर प्रायर टू लेंडिंग दैट मनी और
to these companies, they will see the credit rating agencies, and these people, these agencies are named as credit rating agencies. So credit rating agency is also a service provider. मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आई थिंक आपको बात समझ आ रही है. तो सिबिल, मैंने एग्जांपल दिया सिबिल का, फिर मैंने कहा सिबिल तो रेटिंग एजेंसी है आपके क्रेडिट कार्ड लोन के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की, तो हम कॉर्पोरेट एंटिटी की बात करेंगे. कॉर्पोरेट एंटिटी अगर बोरो करना चाहती है, टाटा मोटर्स बोरो करना चाहता है, पतंजलि बोरो करना चाहता है, HCL बोरो करना चाहता है, तो उनके पास क्रेडिट रेटिंग अच्छी होनी चाहिए. क्रेडिट रेटिंग के लिए एजेंसीज हैं, क्रिसिल है, इकरा है, केयर है. लेक्चर खत्म होने के बाद गूगल बाबा के पास जाना और पूछना केयर, क्रिसिल, इकराम क्या क्या हैं और कैसे करते हैं. ठीक है जी, ठीक है सर. लास्ट में आ गया जी डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. अब आप ये बताइए कि ये जो म्यूचुअल फंड के पास जो एसेट्स हैं, है ना, सिक्योरिटीज हैं, शेयर्स हैं, जो कस्टोडियन के पास होंगे, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होने चाहिए या नॉन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होने चाहिए? तो लॉ ये कहता है, रेगुलेशंस ये कहती हैं कि भाई ये म्यूचुअल फंड के जो एसेट्स हैं, दे कैन बी इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और दे कैन ऑल्सो बी इन अ फिजिकल फॉर्म. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को बोलते हैं डीमैट और फिजिकल फॉर्म को बोलते हैं रीमैट या फिजिकल फॉर्म. तो आप फिजिकल फॉर्म से जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो इसको बोलते हैं डीमैट. अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से जब आप रिवर्स करते हो और फिजिकल में लेके जाते हो तो उसको बोलते हैं रीमैट. पेपर में आएगा डीमैट, मतलब आप फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर रहे हो. रीमैट, आप इलेक्ट्रॉनिक को फिजिकल में कन्वर्ट कर रहे हो. म्यूचुअल फंड में आपके पास चॉइस है, आप कुछ भी रख सकते हैं, बट स्टिल इफ यू वांट टू कीप इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म देयर आर सम डिपॉजिटरीज. आपको उस डिपॉजिटरीज के पास ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत पैसे की बात है, विश्वास की बात है, तो सेबी की परमिशन लेनी पड़ेगी. तो लिखा नॉट कंपल्सरी फॉर म्यूचुअल फंड टू कीप इन डीमैट फॉर्मेट, मतलब ऑल एसेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट टू कीप इन द, बिकॉज उनको खरीदने बेचने होते हैं, मतलब कुछ भी रीजन रहा हो, हमें उसमें नहीं जाना, तो उनके पास कंपलसरी नहीं है. बट एक इंडिविजुअल के लिए कंपलसरी आजकल डीमैट अकाउंट का, टू होल्ड द म्यूचुअल फंड इन डीमैट फॉर्मेट हेल्प्स इन्वेस्टर्स इन कन्वर्टिंग शेयर्स सिक्योरिटीज इन अब उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए एक व्यक्ति तो होना चाहिए, उसका नाम हमने डाल दिया डिपॉजिटरीज. और अभी मैंने बताया डीमैट मतलब फिजिकल फॉर्म से जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको डिपॉजिटरीज बोलते हैं और इसको डीमैट बोलते हैं. और अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल में कन्वर्ट करना है तो उसको रीमैट बोलते हैं. आई थिंक आप ये लिख लेंगे, समझ आ चुका है आपको. इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं, NSDL एंड CDSL. अगेन दे आर रजिस्टर्ड विद सेबी एंड दे आर अपॉइंटेड बाय सेबी. अब आप एज ए डायरेक्टली NSDL या CDSL के पास जाकर डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते. इन्होंने क्या किया, अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बना दिए. तो ये सर्विस प्रोवाइडर में 2 आ रहे थे, डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. तो आपको अगर लेना है तो आप इनके पार्टिसिपेंट्स के पास जा सकते हो, है ना, आप उनसे अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो. तो मैंने यहाँ लिखा है एजेंट्स और डिपॉजिटरीज आर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. Agents of depositories are named as depository participants. तो इन्वेस्टर्स डायरेक्टली डिपॉजिटरीज के पास नहीं जाएंगे, इन्वेस्टर्स डायरेक्टली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास जाएंगे. आई थिंक मेरी बात आप शायद समझ चुके हैं बेटे, इसीलिए मैंने कहा लिखना जरूरी है. मैंने पूरी कहानी को एक्सप्लेन कर दिया. अब जब आप पढ़ेंगे या जब नहीं भी पढ़ते तो आप डायरेक्टली समझ आ जाएगा, क्योंकि आपने कहानी को सुन लिया है. आखिरी चीज बताने जा रहा हूं बेटे, स्टॉक एक्सचेंज एक सर्विस प्रोवाइडर है और उसके नीचे मैंने लिखा ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म भी एक सर्विस प्रोवाइडर है. बट स्टॉक एक्सचेंज में और ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म में डिफरेंस है. अच्छा, आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हो, ये तो मैंने बताया था. क्लोज एंडेड में तो कंपलसरी है कि आपको एक्सचेंज ट्रेडेड होने चाहिए. अच्छा, डायरेक्टली यू कैन बाय, यू कैन डायरेक्टली सेल फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज. और अब आप प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मुझे 5 शेयर्स खरीदने हैं, 5 म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बाय करने हैं, है ना, तो मैं 5 एप्लीकेशन दूंगा अगर मुझे स्टॉक एक्सचेंज में जाना है. बट इस बात को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कहा आप क्या करो, आप स्टॉक एक्सचेंज की बजाय ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म में आ जाओ, जो स्टॉक एक्सचेंज नहीं बनाई हुई है. BSE ने भी अपना प्लेटफॉर्म बनाया है, NSE ने भी, दे हैव प्रिपेयर्ड देयर ओन प्लेटफॉर्म, एंड इवन MF पीपल दे हैव प्रिपेयर्ड देयर ओन प्लेटफॉर्म. तो उस केस में एक ही ट्रांजैक्शन में सारा काम हो जाएगा, आपको 5 एप्लीकेशन फिर नहीं देनी. वो बेनिफिट है ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म का. तो आप लिखेंगे जी स्टॉक एक्सचेंज हेल्प इन्वेस्टर्स टू बाय एंड सेल द म्यूचुअल फंड स्कीम्स.
अभी आपको पेपर में आया, ये क्वेश्चन आएगा, वेदर स्टॉक एक्सचेंज आर सेम एज ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स, नो। वेदर स्टॉक एक्सचेंज आर सेम एज पेमेंट गेटवे, पेमेंट एग्रीगेटर्स, नो। नो डाउट ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स आर इन द वेबसाइट्स, इन द स्टॉक एक्सचेंजेस, बट दे आर नॉट सेम। तो मैंने यहां पर आपके लिए लिखा कि एनएससी वालों ने अपना एक ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म बनाया, एनएससी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म। अभी देखना वेबसाइट में, एनएससी की साइट में जाकर देखना। बीएससी वालों ने बीएससी स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म बनाया। और इवन म्यूचुअल फंड के जो जितने भी म्यूचुअल फंड वाले हैं, इन्होंने मिलकर म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज इंडिया पर प्रिपेयर किया। तो ये सब बड़े अच्छे अच्छे हैं, आप इनको देखेंगे, खुद इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तो बेटे समझ आएगा ना यार। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आपने समझाया, हमने सारी स्टोरी सुन ली। और मैं ये चाहता हूं कि आप अगर ध्यान से मेरी बात को और सुने, तो आपके सामने मैंने इसमें वर्कबुक रख दी है बेटे। ये देखो, रोल एंड सपोर्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, फंड अकाउंटेंट बता दिया। अब आप इससे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट बता दिया आपको तो मैंने स्टोरी बता दी, अब आपको समझ आ जाएगा। ऑडिटर्स बता दिए, 2 ऑडिटर्स होते हैं, कौन सा ऑडिटर क्या होता है, किसको क्या अपॉइंट करना पड़ता है, एएमसी के ऑडिटर्स कौन होते हैं, वो कौन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आप बनेंगे कौन बन सकता है, इसके पेपर क्या देना है, कलेक्टिव ब्रोकर्स क्या होते हैं, पेमेंट एग्रीगेटर क्या होते हैं, रेजर पे क्या होता है, ये सब बताया बेटे मैंने। एक एक बात को रियलिटी से, रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ जोड़ के बताया कि रजिस्ट्रेशन एजेंसीज कौन सी होती हैं, इनको रजिस्टर कराना पड़ता है नहीं कराना पड़ता है एपी में। बेटे आपको क्या बताऊं, मैं मन से पढ़ा रहा हूं और 100% एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बताई है ना, इसके बाद लास्ट में मैंने फिर स्टॉक एक्सचेंज बताया, ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स बताया, डिपॉजिटरीज बताया, डिपॉजिटरी प्लेटफॉर्म। बेटे अब आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा आपकी दोस्ती हो चुकी है, आपकी जान पहचान है, आपको अच्छा लगेगा यार। तो एक छोटी सी बात और बतानी है, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप वो इजीली कर भी सकते हैं। मैं चैप्टर नंबर 4 के साथ बता दूंगा। एमफी के बारे में थोड़ा सा लास्ट में बताना है कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया है क्या, उसके कौन से प्लेटफॉर्म्स है, वो कैसे करता है। आई थिंक मैंने आपको एमफी इंडिया की वो वेबसाइट भी दिखाई थी, दैट व्हाट इज रोल एंड फंक्शन ऑफ एमफी। तो एक छोटा सा लेक्चर 10 मिनट का मैं अलग से ले लूंगा इसमें, ये लास्ट पॉइंट बताने के लिए। आप बिल्कुल टेंशन मत ले, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।